बढ़िया। नमस्ते सभी को। आप सबके साथ इतनी आत्मीयता हो गई कि आज आखिरी दिन थोड़ा ऐसा लग रहा है, नहीं? कैसे होता है, कितनी जल्दी हम एक दूसरे से वो हो जाते हैं ना। आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है, ऐसा हो रहा है बार बार, जबकि आखिरी कुछ होता नहीं है, मिलते रहेंगे, है ना। बढ़िया। वही वही। नहीं नहीं नहीं, बढ़ेगा ही, है ना। तो बढ़िया, जो भैया जी बोलना चाह रहे थे ना, उसको अपन बाद में फिर और सब आ जाएंगे तब भी बोलेंगे। मतलब ये ना, हर मानव को खड़ा होने की ज़रूरत है ना। अब सिस्टम तो जैसा है वैसा हो चुका है, पर सिस्टम को बनाने वाला भी मानव है, सिस्टम को बिगाड़ने वाला भी मानव है, और वापस सिस्टम को सही करने वाला भी मानव ही होगा, है ना। तो ये जो अभी एनईपी आई है, ये इसीलिए आई है कि कैसे वापस सिस्टम सही होते जाए या मानव सही होता जाए, ठीक है ना। तो आप लोग को 5 दिन में जो भी चेतना विकास मूल्य शिक्षा के वर्कशॉप में जो आप लोग को लगा सही, है ना, और आप लोग इसको और करना चाहते हो, ये सारे जो 3-4 पॉइंट है उसमें आप लोग एक पेज में सारगर्भित अपना फीडबैक दे देना, नीचे साइन कर देना, है ना। इससे क्या होगा, अपना एक और, ये तो जैसे एक विद्यालय है छोटा, अपना कुम्हारी के पास मानवीय शिक्षा शोध केंद्र है, अभ्युदय संस्थान, है ना। वो अच्छा बड़ा है, और वहाँ पर पूरे देश से शिक्षाविद आते हैं प्रशिक्षण के लिए, है ना, हर राज्य से, और ऐसे चीज़ें फैली हुई है सब जगह, मतलब सारे आईआईटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, है ना, स्कूल शिक्षा में, सब जगह। तो हर कोई इसको अपना रहा है, और उसमें उनको रिजल्ट भी दिख रहे हैं, है ना। और बहुत बड़ी बात जो अपने छत्तीसगढ़ में हुई है ना, ये अद्भुत रहा कि 2007 में जब आदेश आया था, जब नंद कुमार जी शिक्षा सचिव थे, है ना, तो उस समय जो ऐसा ही शिविर शुरू हुआ, और शिविर के बाद अध्ययन शिविर शुरू हुआ, 1-1 साल का शिविर होता था वहीं अभ्युदय संस्थान में, है ना। मतलब टीचर आते थे, वहीं रहते थे और शिविर करते थे, परिवार सहित भी आ सकते हैं, ऐसा भी है। तो वो जो चला दौर, उसमें से मतलब 40 ऐसे शिक्षक निकल के आए, है ना। उसके बाद वो 70 की संख्या हो गई कि अब उनको प्रशासन भेजे ना भेजे, वो लोग व्यक्तिगत रूप में आने लग गए, अपने परिवार सहित आने लग गए, है ना। फिर वो अपने मोहल्ले, अपने आसपास और अपने रिश्तेदारों को शिविर कराने लग गए, जैसे के साहू जी जो आए थे, है ना, इन्होंने किया, फिर इन्होंने अपनी पत्नी को कराया, और दोनों पति पत्नी ने अपने पूरे कुटुंब को करा लिया। मतलब उनके परिवार के 40 लोगों का शिविर था एक बार यहाँ, जिसमें मायका पक्ष भी था, ससुराल पक्ष भी था। ऐसे करके हर शिक्षक ने ये सब करते करते एक समय ऐसा आया कि इन सब ने ये तय कर लिया कि हम अपनी सैलरी से बचत कर करके अभ्युदय संस्थान जैसी एक जगह बनाएंगे, और वहीं रहेंगे, और वहीं पर ऑर्गेनिक खेती करेंगे, और शिक्षा संस्कार पे काम करेंगे, है ना, जब रिटायरमेंट होने के बाद। तो इन सब ने अपने पैसों से उत्सवपारा सांकरी में जगह लेकर, है ना, एक खूब सुंदर व्यवस्था कर ली है, जहाँ पर अभिभावक विद्यालय भी चलता है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक्चुअल में ये सब हमारी जीने की चीज़ है ना। आप खाली बच्चों को देने के लिए थोड़ी समझ रहे हो, आप देखना उसका प्रभाव आपके घर में भी आएगा, आपके परिवार में आएगा, फिर आप सबको लगेगा कि अरे हमारा परिवार को तो ऐसे ही जीना चाहिए, ऐसे ही वातावरण में रहना चाहिए। फिर आपको लगेगा अगर मेरे पड़ोसी ठीक नहीं है तो मैं कैसे सुखी रहूँगी, तो पड़ोसी को बताओगे, मेरे संबंधी ठीक नहीं है तो कैसे होगा, संबंधी को बताओगे। ऐसे करते 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 ना ये समाज ठीक होने लगेगा। तो अभिभावक विद्यालय जब शुरू हुआ था, तो जितने भी अभिभावक थे वो ऐसे ही शिविर करते थे। शिविर करते करते 5 साल में अध्ययन करने भी गए अछोटी, और जब बच्चे 5वीं में आए, ये 5वीं तक ही है हमारी स्कूल, 5वीं में आने के बाद उनको लगा कि नहीं, हमारे बच्चों को और कहीं नहीं भेजना है हमको, तो उन लोगों ने अछोटी में स्कूल खोल लिया, अभिभावकों ने मिलके।
और सब वहाँ शिफ्ट हो गए। आज वहाँ पर 20-25 परिवार ऐसे हैं, है ना, जिनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ के निकले हैं और वहाँ पढ़ रहे हैं अभी। और वो लोग सब ऐसे ही ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, एकदम प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें बना रहे हैं और स्कूल शिक्षा में काम कर रहे हैं। मतलब हर किसी को फिर लगता है कि अब मेरे को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा ही वातावरण बनाना है। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ऐसे फैल रही है ना, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा। आज जिस तरह की अव्यवस्था चारों तरफ फैल गई है, मतलब हम तो रह जी लिए पर हमारी पीढ़ी नहीं जी पाएगी। तो बहुत सुंदर एक व्यवस्था है। तो अगर आप लोग का फीडबैक जाता है कि हमको भी ये अध्ययन करना है, हमको भी इसको और अच्छे से समझना है, तो अब नेक्स्ट जो शिविर होगा वो आप लोग का फिर वहीं होगा, रहने वाला 7 दिन का, है ना। तो उसकी सब डेट भी निकल जाएगी। जो भी डेट आप लोग को सुटेबल होगी आप लोग उसमें लिख सकते हो कि हम करना हाँ, 9 से 16 एक फाइनल हुई है मई, है ना। तो हाँ, तो ऐसे में क्या होगा, आप लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अभी से आप लोग लिख सकते हो कि भाई हम जाना चाहते हैं। मतलब सुंदर जगह, सुंदर वातावरण, है ना, और खूब अच्छे परिवारों से आप लोग को, जो आप लोग को स्नेह यहाँ महसूस हुआ है ना, उससे कई गुना स्नेह वहाँ महसूस होगा, है ना। इतनी अच्छी आपको और बच्चों को भी ले जा सकते हो, परिवार के साथ जा सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग के फीडबैक पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग के लिए क्या क्या आदेश आ सकते हैं। बाकी अपन अपने नोडल के हिसाब से पर्सनली बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे जिसमें आप लोग यहाँ कुछ जी हाँ, नहीं वो ना हम लोग बोले हैं, पूरे नंबर है ना, उसको कर लेंगे हाँ। तो एक अपने नोडल का व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, है ना, जिसमें आप लोग की स्कूलों के साथ हमारा आदान प्रदान चलता रहेगा। आप लोग यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, जब आप लोग फ्री हो आप अपने परिवार के साथ आ सकते हो, है ना। तो ऐसे करके ना इस चीज़ को अपन आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ वो सब है वहाँ। और वो गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं तो क्या है, नहीं जाते हैं तो अपनी तरफ से जाते हैं तो क्या है, वो जो सिस्टम है फिर वो वहाँ जब बात होएगी तब हो जाएगी, है ना। तो बस इतना फीडबैक के लिए आप लोग को एक एक पेज देंगे। उसको लिखने के लिए आप लोग को क्या टाइम सुटेबल लगता है? अगर ब्रेकफास्ट के पहले लिखना है ताकि बाद की अपनी 2 घंटे की क्लास बढ़िया चल जाए, है। तो मैं अभी ना थोड़ी देर में कल का जो आप लोग चले गए थे, है ना, उसको वो कर देती हूँ। तो थोड़ी देर अपन कितना समय चाहिएगा आप लोग को लिखने के लिए, तो उतनी देर पहले मैं छोड़ दूंगी ब्रेकफास्ट के, है ना। 15 से 20 है, एक पेज का देना है, लिखा है उसमें। अभी पहले क्लास हो जाने देते हैं, 20 मिनट पहले मैं क्लास छोड़ दूंगी, है ना। 9-10 तक ले लेती हूँ, ठीक है ना। फिर आप लोग लिख लेना ताकि अपनी बात की क्लास में डिस्टर्ब नहीं हो, फिर अपन अच्छे से अपनी क्लास करें। बढ़िया। तो कल जो बात हुई थी, कौन कौन अभी कल नहीं थे और अभी हैं? आप लोग नहीं थे ना, आप लोग आज ही आए हैं ना। ओके, ठीक है, बढ़िया। जितना भी बात पहुंच पाएगी, है ना। तो कल जो बात शुरू किए थे ना, कि जैसे हम बोल रहे हैं कि ये एक फिलोसफी पे आधारित है ना, एक दर्शन पर आधारित है। तो हमेशा दर्शन को ना हायर स्टडी में पढ़ाया जाता है। कभी भी बच्चों को दर्शन नहीं पढ़ाते हैं क्या? नहीं पढ़ाते। लेकिन इस दर्शन ने पहली बार ये काम किया है कि नर्सरी के बच्चे से पाठ्यक्रम तैयार हो गया है ना। दर्शन आधारित कोई भी दर्शन अभी तक हुआ है वो कहीं ना कहीं या तो उपदेश विधि में चला गया है ना, और या फिर हायर स्टडी में आप पढ़ लो बस। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई दर्शन का पाठ्यक्रम बना है नर्सरी से लेकर, है ना, और हर बच्चे तक वो चीज़ जा सकती है। तो जैसे शिक्षा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो दर्शन का मतलब जो लोग नहीं थे कल वो लोग अगर शेयर, क्योंकि कल हो चुकी है वैसे बात। दर्शन का मतलब देखना, ठीक है।
देखने का मतलब, देखने का मतलब समझना, है ना। जैसे आपने कुछ देखा लेकिन आपने समझा नहीं, तो देखने का कोई मतलब है। आपने कुछ सुना पर आपने समझा नहीं, तो सुनने का कोई मतलब है। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां तभी काम आती है जब हम समझते हैं, नहीं तो देखना, सुनना, सूंघना, छूना सब व्यर्थ है ना। तो दर्शन का मतलब है देखना, देखने का मतलब है समझना। तो एक 3 साल का बच्चा क्या देखेगा, इस बात को देखा गया, है ना, कि एक 3 साल का बच्चा क्या देखेगा। अभी वो समझेगा नहीं, समझना बाद में होगा, है ना। पर देखना क्या होगा, तो 3 साल का बच्चा माँ को देखता है ना, वो माँ को देखता है। अब अपने को ना शिक्षा में क्या डालना है कि वो क्या देखे, ये हमको बच्चे के अंदर डालना है। तो 1 साल तक ना बच्चों के साथ काम होता है कि आपकी माँ क्या क्या करती है ना, क्या क्या करती है। तो माँ की क्रियाओं को दिखाते हैं बच्चे को, कि माँ आपको नहलाती है, माँ आपको खाना खिलाती है, माँ आपके साथ सोती है, माँ आपको ये, तो बच्चा ये चीज को पकड़ लेता है। तो अब उसकी वो दृष्टि विकसित होने लगती है देखने वाली, है ना। अभी वो खाली देख रहा है, मतलब हम ही लोग देखते हैं हमारे विद्यालय में, हम लोग जितनी बात बोलते हैं एक समय के बाद बच्चा उससे ज्यादा बात आके बताता है। अध्यापिका जी आपको पता नहीं है, मेरी माँ तो जॉब भी करती है, मेरी माँ तो डॉक्टर भी है, मेरी माँ तो ऑफिस का भी करती है। तो हर बच्चा और बहुत चीज बताने लगता है। तो जैसे जैसे वो माँ को देखेगा, फिर 1 साल पिता को, फिर भाई बहन को, देखते 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 फिर हम लोग काम करते हैं विचारों पर, है ना, कि अगर माँ ने आज भिंडी बनाई है तो क्या सोच के बनाई होगी। अब क्या होगा, हम बच्चे के अंदर माँ की सोच को डाल रहे हैं, तो फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं उनको पता है कि मेरे को पसंद है। अब ये उसको समझ में आ जाता है कि सोच के बनाई जाती है चीज। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर उनके विचारों को एक्टिव किया जाता है ना। अब क्यों, ताकि आपके शरीर का पोषण हो। अब ये समय के बाद बच्चे को समझ में आने लगता है कि माँ क्या काम करती है और क्यों करती है ना। क्या और क्यों का यदि उत्तर मेरे पास है, क्या और क्यों का यदि उत्तर मेरे पास है, तो कोई रहस्य नहीं होता है ना। क्यों ज्ञान का भाग होता है। अगर मेरे को किसी चीज का क्यों नहीं पता है, इसका मतलब हमको अभी बात समझ में नहीं आई है। तो ऐसे करते करते आप लोग बताओ, क्या बच्चे को 20 साल बाद ये बोलेगा वो कि आपने मेरे लिए क्या किया? माता पिता को बोल पाएगा, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे को यहाँ का जो पूरा पाठ्यक्रम यदि आप देखेंगे ना, तो 1 साल पूरी माँ के बारे में बात होती है ना, कि माँ आपको खाना खिलाती है, माँ आपको नहलाती है, माँ आपके लिए ये करती है। दूसरे साल पिता को जोड़ा जाता है ना। माँ जो आपको खाना खिलाती है ना, आपको पता है आपके पापा कितनी मेहनत करते हैं, है ना। अब पूरी बात हो रही है, माँ को छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन पिता को जोड़ दिए कि दोनों मिलके आपको कैसे पोषण संरक्षण दे रहे हैं। पूरे साल वो चलता रहता है। फिर भाई बहन को भी जोड़ देते हैं, है ना, कि आप भाई बहन के साथ खुश होते हो कि खिलौने से खुश होते हो, है ना। अगर आपको खाली खिलौना दे दिया जाए तो धीरे धीरे बच्चों की दृष्टि भाई बहन की तरफ जाती है, खेलने, पढ़ने, उठने बैठने में उनको जो उनके साथ खुशी मिल रही है। क्लास 1 में हम लोग उन टीचर को लेते हैं, शिक्षक को, कि देखो आपके शिक्षक आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो हम सभी बहनें एक दूसरे की अच्छी बात उनको बताते रहते हैं कि वो अध्यापिका जी देखो आपके लिए ये की ना, वो अध्यापिका जी घर से ये लेके आई थी ना, वो अध्यापिका जी आपको ये की, ऐसे करके। तो बच्चे के अंदर शिक्षक को देखने की दृष्टि डालते हैं। क्लास 2 में उन बच्चों को हम लोग ये बताते हैं कि आपके परिवार में दादा दादी नाना नानी, नहीं तो ना आज के बच्चों का ध्यान दादा दादी नाना नानी पे जाता ही नहीं है, हर बात में बस मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा। तब उनका ध्यान दिलाना होता है कि उनके होने रहने से भी आपको क्या मिल रहा है ना। हाँ वो भी एक है ही, ड्रॉबैक है, सही बात है, पर है तो भी ऐसा है। फिर क्लास 3 में जाने के बाद ना हम लोग उनको ये बताते हैं कि मम्मी जो खाना खिला रही थी, पापा जो मेहनत से लेके आए, उसको समाज का कोई परिवार उगा रहा है।
आपके मम्मी पापा उगाते हैं क्या? है ना? तब उनको वो दिखाते हैं कि आपका जो घर बना है उसको कोई परिवार बना रहा है, आप जो कपड़े पहने हुए हो उसको कोई परिवार बना रहा है, आप जो खाना खा रहे हो उसको कोई उगा रहा है। ये 3 हमारी बेसिक नीड है। बच्चे को बस इस बेसिक नीड के बारे में ही बताया जाता है कि इसको कोई परिवार कर रहा है। जैसा कल चानी बेटा जी बोले कि आज के बच्चों को इतना ही पता है कि पैसे से चीज आती है ना? मतलब कोई उत्पादन कर रहा है और चीज आ रही है, ये नहीं ध्यान में जाता है। और शहर के बच्चों का तो हाल ही बुरा है ना? मैं यहाँ पर जब विपश्यना का शिविर लेती थी ना बच्चों का, मेरे को एकदम याद है, एक बच्चा बोला था नहीं यहाँ पर गोभी उगी हुई थी, है ना उस समय, तो वो बोलता है मेरे को तो लगता है गोभी फ्रिज से आती है। मतलब एक्चुअल में वो बच्चा यही बोला था, मेरे को तो लगता था गोभी फ्रिज से आती है। मतलब ऐसा हाल हो गया है ना? तो पता ही नहीं है कि चीजें उत्पादन से मिलती है। तो ये चीज बच्चों को दिखाई जाती है ना? फिर जाके लास्ट में उनको बताया जाता है कि ये जो चीज आई है ये धरती के कारण आई है ना? इसीलिए हमको बोला गया था कि इस जगह पे खाली फल फूल सब्जी इनके पेड़ लगाना, ताकि आप बच्चों को दिखा पाओ कि क्या चीज आ रही है। तो छोटी अभ्युदय संस्थान में आप लोग देखोगे वो वातावरण, सारा अनाज, गौशाला, सब्जी, फल सबसे भरा हुआ है वो, है ना? तो बच्चे को क्या हुआ, माँ से लेके धरती तक को देखने की दृष्टि दी गई, है ना? तो दर्शन मतलब देखना, देखना मतलब समझना। तो समझने के लिए उनके साथ सार्थक संवाद होता है। तो ऐसे करके चीजें गई। तो क्या दिखाया गया? क्रिया दिखाई गई, है ना? कि माँ क्या करती है, पाप क्या क्या करते हैं। तो ये जो क्रियाएं है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिस पर कल हम लोग बात किए यहाँ, कि क्रियाओं से ही हम किसी चीज को पहचान सकते हैं। अगर क्रियाओं को नहीं देखते हैं ना तो हम खाली बातें करते हैं। जैसे आप लोग, हम सब बात करते, मेरा मन है बोलते हैं सब हम लोग। कोई पूछेगा तो कि मन क्या है, कैसे आप देख पाते हो मन को, तो बता पाओगे? नहीं, कैसे बता पाओगे? हम बोलते तो हैं मेरी आत्मा है, मेरा मन है ना? कभी लगता है, जैसे हम सोचते भी हैं, कभी हमको लगता है मेरा 2 मन है क्या, एक मन कुछ बोलता है, एक मन कुछ बोलता है। ये सारी भाषा है हमारे पास, पर हम एग्जैक्ट अपने अंदर देख पाते हैं कि मन है क्या, ये 2 मन क्या होते हैं, ये विचार है क्या? बता पाएंगे इस बात को हम लोग? स्पष्ट नहीं बता पाएंगे, है ना? क्योंकि हम खाली बोल रहे हैं, हम उनकी क्रियाओं को नहीं पहचान रहे हैं। आज आप कंप्यूटर को क्यों पहचान पाते हो? क्रियाओं को देखते हो ना, तो आप बोल पाते हो ना कि ये मदरबोर्ड है, ये की है, ये स्क्रीन है, उसकी सबकी क्रियाएं हैं। हर चीज की क्रिया है, उसके आधार पे हम बोल पाते हैं। पर आप देखो, हम अंदर की अपनी अपनी बात, मैं क्या हूं, इसके लिए हम गोल 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 घूमते रहते हैं। आप कुछ भाषा में बोलोगे, आप कुछ भाषा में बोलोगे, आप मन को कैसे व्याख्यायित करोगे, आप कैसे करोगे? हम लोग कभी एक साथ एक जैसा स्पष्ट नहीं बता पाते अंगुली न्यास करके कि ये मन है, ये विचार है, ये इच्छा है, ये आत्मा है। ऐसा बता पाते हैं? नहीं बता पाते हैं, है ना? तो इस दर्शन ने ये अद्भुत काम किया है। जीवन विद्या इसीलिए इसका नाम पड़ा, है ना? कल हम बात किए कि मानव का जो स्वरूप है वो शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में है ना? जीवन जो आंखों से दिखाई नहीं देता है और शरीर दिखाई देता है। तो जो चीज आंखों से नहीं दिखाई देती है वो कौन कौन सी है आपके अंदर, जो आंखों से दिखाई नहीं देती है? हाँ, कौन कौन सी है? मन है, और क्या है? विचार है। हाँ, विचार और सोच एक ही होगा। इच्छा है, और
खुशी। वही तो मैं पूछ रही हूँ, वही तो मतलब कितना हम लोग के अंदर रहस्य है ना अपने को लेकर। शरीर के कौन से भाग में है? हाँ, बताओ मन कहाँ है? हाँ, पर ये है कहाँ मन, वो जो पूछ रहे हैं वो बताओ। शरीर के कौन से भाग में है मन? अंदर, अंदर किसको बोल रहे हैं? अंदर मतलब कहाँ? बताओ बताओ कहाँ है मन भाई? एकदम बढ़िया। नहीं, सच बात है ये कि हम लोग ना पूरी दुनिया को जानने निकल गए हैं, पर मेरे को मेरा ही पता नहीं है ना। तो जीवन विद्या नाम जो पढ़ा ना, वो यही पढ़ा इसीलिए, है ना, कि आज मानव जाति ने शरीर तक को जान लिया है और ग्रह गोलों को भी जान लिया है ना। मतलब धरती को और ऐसे धरती जैसे अन्य ग्रहों को भी जान लिया और शरीर तक। लेकिन मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसा हूँ, ये नहीं जान पाया है ना। आत्मा है। हम्म। तो बस यही है। अब ना यहाँ मैं वापस बोल रही हूँ, इस बात को ध्यान देना कि क्रियाओं से ही हम किसी चीज को पहचान पाएंगे, है ना। जब बाकी सब चीजों के लिए वो नियम है, तो मैं के लिए अलग नियम कैसे हो सकता है? हम भी तो हैं, तो उसी का एक भाग ना। तो मैं को भी क्रियाओं से ही हम पहचान पाएंगे, है ना। तो जैसे नहीं दिखने वाली चीजें, जैसा आप बोल रहे हो, मन है, विचार है, इच्छा है ना, ये सब अलग अलग है, इनमें अलग अलग कुछ क्रिया होती है। क्या ऐसी कोई जानकारी है आपके पास कि कभी कभी लगता है सब गड़मड़ है, यही है, यही मन है, यही विचार भी वही है, इच्छा भी वही है ना, है ना। मन कुछ कह रहा है, सोच कुछ कह रही है। इससे पता चलता है कि बात तो कहीं दो है, कि तीन है, कि चार है ना। बहुत सारा कंफ्यूजन है। एकदम, है ना। बढ़िया। तो इस पे ना बहुत डिटेल बात तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत कम समय के लिए हैं। पूरा एक दिन चाहिए जीवन को समझने के लिए। मतलब ऐसे वैसे तो बहुत साल निकल जाते हैं, लेकिन ना थोड़े से रूप में बात को रखूंगी मैं, है ना। तो बात में जो आप लोग से कर रही थी कि कल शुरुआत हुई कि क्रियाओं से ही हम चीज़ों को पहचान पाएंगे, है ना। तो कल जो शुरुआत हुई कि खुद को जानने की, तो मैं ना एक देखने वाली वस्तु और एक नहीं देखने वाली, दो तरह की वास्तविकताओं से मिलकर बने हैं हम, है ना। तो एक दिखने वाली जो वस्तु है वो शरीर है, और नहीं दिखने वाली एक नाम दे दिए हैं जीवन, ठीक है। उसके ये सब पार्ट है, ये अपन करेंगे बात। तो जो दिखने वाली है, अब उसमें ये चानी बेटा जी बात रखे थे कि आप खुद ही पहचान सकते हो क्रियाओं से, ठीक है। जैसे शरीर है, शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें जीवन का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है ना। मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जिसमें मैं, जैसे मैं अपने शरीर की कुछ क्रियाओं में कुछ नहीं कर सकती। सांस लेना, पलक झपकना, दिल धड़कना, बाल बढ़ना,
है ना, छींक आना, नाखून बढ़ना, स्वतः क्रिया है। ये समझ में आ रही है अच्छे से? कुछ क्रिया है शरीर की जो जीवन के संयुक्त रूप में होती है, जैसे चलना, उठना, बैठना, पढ़ना, बोलना, है ना। मतलब ये जब आप चाहते हो तो शरीर करता है। आप सोचते हो कि मेरे को उठना है तो शरीर उठेगा, है ना। तो ये शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में होने वाली क्रिया है। कुछ क्रिया ऐसी भी है, जैसे शरीर की कुछ क्रिया ऐसी है जिसमें जीवन का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वैसे ही जीवन में भी कुछ क्रिया है जिसमें शरीर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जिसमें शरीर के भागीदारी की कोई वो नहीं है। ऐसी क्रिया, इसको पढ़ो। सोचने में शरीर का कोई रोल है? इच्छा, विश्लेषण, आप बैठे बैठे विश्लेषण करते रहते हो कई चीजों का, उसमें शरीर की कहीं जरूरत पड़ती है? मनन चिंतन, है ना। तो समझ में आ रहा है कि दो तरह की अलग अलग वास्तविकता है हमारे अंदर। कई जगह साथ में काम हो रहा है, कई जगह अलग अलग भी काम हो रहा है। ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि नहीं? क्यों क्यों जरूरी है अलग अलग जानना? तभी हम जान पाएंगे मन क्या है, इच्छा क्या है, शरीर क्या है ना। तभी तो जान पाएंगे ना कि, और अगर हम जान लिए तो और क्या है इसका पर्पस? जानने का पर्पस क्या है? अगर हम जान लिए कि मेरा शरीर ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है, तो इसको जानने का पर्पस क्या होगा? इनके होने के पर्पस को पहचानेंगे। फिर पहले हम उसको जानेंगे, इसको बोलते हैं यथार्थता, है ना। मतलब किसी इकाई के को समझना, फिर उस इकाई की बड़ी इकाई में क्या भागीदारी है, तो शरीर का क्या पर्पस है इसको जानेंगे, फिर तो उस पर्पस की ओर जाएंगे, है ना। जीवन का क्या पर्पस है उस ओर जाएंगे। तो पहले ये जानेंगे कि शरीर क्या चीज है, जीवन क्या चीज है, फिर ये जानेंगे कि दोनों संयुक्त रूप में क्या है ना। तो हम सब मानव हैं संयुक्त रूप में। अब जानेंगे कि मानव का पर्पस क्या है। जैसे मैं पहले दिन बताई थी कि इस पूरे अस्तित्व में हर इकाई अपने पर्पस के साथ है, अपनी उपयोगिता के साथ है। कोई भी चीज बिना पर्पस के नहीं है धरती पर, मतलब पूरे अस्तित्व में हर चीज का कोई पर्पस है और वो अपने लक्ष्य की ओर गतित है, अपने लक्ष्य की ओर गतित है ना। जिस दिन मानव को समझ में आ जाएगा कि मेरे होने रहने का पर्पस क्या है, तो वो भी अस्तित्व की गति के साथ चलेगा कि नहीं। जैसे बाकी शेष इकाई चल रही है, वहां कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई खींचातानी नहीं है, वो लोग अपने पूर्णता की ओर गतित है। जितनी भी इकाई है वो क्या है, जितनी भी इकाई है वो अपनी पूर्णता की ओर ही गतित है, अपने निश्चित आचरण के साथ। इसका इतना सुंदर उदाहरण मैं भी जब दर्शन में ही सुनी थी तो लगता है कि कोई बात को कितनी सरलता से समझाया जा सकता है। हर इकाई अपनी पूर्णता की ओर गतित है, ठीक है। जैसे ठोस है, धरती ठोस है, धरती उसकी पूर्णता है ठोस की। अगर आप कोई भी ठोस वस्तु को कितना भी ऊंचा उछालो, वो किधर आएगी? अपनी पूर्णता की तरफ ही आएगी, है ना। पानी की पूर्णता कहाँ है? समुद्र। तो पानी किधर जाता है? समुद्र की ओर ही जाता है ना। वायु की पूर्णता किधर है? आकाश। तो वो उधर ही गतित है ना। मतलब ये स्थूल रूप में हम देख सकते हैं कि हर इकाई अपनी पूर्णता की ओर गतित है।
तो वैसे ही हम भी अपनी पूर्णता की ओर ही गतित करेंगे, और पूर्णता मानव की पूर्णता मानवत्व में है ना। लेकिन हम वहां तभी जाएंगे जब मैं अपने होने रहने के पर्पस को पहचान पाऊंगी, जब मैं अपने शरीर को जानूंगी कि इसका पर्पस क्या है, जीवन को जानूंगी कि इसका पर्पस क्या है। तो कल जो हम बात किए कि हमारी कमाई क्या होगी पैदा होने के बाद मरने तक, यदि हम बोले कि हमारे साथ क्या जाएगा, है ना, हम जो किए उससे जो फल मिला, है ना। अगर मेरे को सुख मिला तो सुख जाएगा, है ना, शांति मिली तो शांति जाएगी। और नहीं तो हम देख ही रहे हैं कि बेचैनी, घबराहट, शिकायतें, है ना, मतलब हर तरफ से जीवन अपने आप में कुंठित होना, शिकायत, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है शिकायत बढ़ ही रही है ना। तो ये जो चीज़ें कि हमारे साथ क्या जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारा पर्पस है कि हम मानव पद में रहते रहते अपने जीवन की कमाई कर लें। और उसके लिए साधन क्या है, कल अपन बात किए थे। सुख शांति पाने का साधन क्या है हमारे पास, जीवन का साधन क्या है, शरीर। जैसे आप लोग अपने घर से यहां तक आए, है ना, आपका लक्ष्य था यहां तक आना, बस साधन क्या था, गाड़ी थी ना, आप गाड़ी में बैठे और यहां तक आए। तो वैसे ही जीवन जन्म लेता है अपने लक्ष्य के लिए कि मेरे को सुख शांति संतोष आनंद तक पहुंचना है, यही उसकी पूर्णता है। उसके लिए उसका साधन है शरीर, है ना। फिर शरीर के साथ वो वहां तक पहुंचता है और एक समय के बाद शरीर को छोड़ देता है। आप गाड़ी को छोड़ दिए कि यहाँ लेके आए हो, छोड़ दिए ना, क्योंकि आपका लक्ष्य पूरा हो गया था, आपको यहाँ तक आना था, आप आ गए, गाड़ी को छोड़ दिए। तो वैसे ही हर जीवन जन्म लेता है, शरीर उसका साधन है, शरीर के द्वारा वो कर्म करता है और एक समय के बाद गाड़ी को छोड़ देता है, वापस अपनी दूसरे लक्ष्य में निकल जाता है और उससे आगे बढ़ना है। आप यहाँ आ गए, कल को आपको कहीं अछोटी जाना है, फिर आप बस में जाओगे, फिर बस को छोड़ दोगे, बस को लेके अंदर जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। कितनी सुंदर छोटी सी बात, समझ में आने वाली बात, है ना। ये अगर समझ में आती है तो समझ आता है कि अच्छा मेरे को शरीर को अलग समझना पड़ेगा, जीवन को अलग समझना पड़ेगा। नहीं तो हम तो क्या कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर दिए हैं। अगर आप गाड़ी और ड्राइवर को मिक्स एक समझो तो क्या गलती करोगे। अगर आपको लगेगा गाड़ी और ड्राइवर एक जैसे हैं, गाड़ी को खाना खिला दोगे, खुद पेट्रोल पी लोगे, है ना, क्या क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो है। आप अगर पेट्रोल पिए तो क्या होगा, गाड़ी को अगर खाना खिला दिए तो क्या होगा, यात्रा रुक जाएगी ना। अभी हम वही कर रहे हैं, अभी हम अपने शरीर से, है ना, खाने से, कपड़े से सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कभी नहीं होगा। अब शरीर की जरूरतों से, शरीर की जरूरतों से मन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ट्रैक अलग हो गया ना, हमारा ट्रैक अलग हो गया। मतलब हमको क्या लग रहा है, ये तो मेरे को क्लियर है कि मेरे को सुख चाहिए, ये मेरे को क्लियर है, हम सबको क्लियर है कि मेरे को सुख शांति चाहिए, है ना। पर कैसे मिलेगी, यहाँ कंफ्यूजन है। हमको क्या लग रहा है कि खाना खाने से मन तो खुश हो जाता है, तो चलो खाने की वैरायटी बढ़ा देते हैं, है ना, आज यहाँ नहीं तो यहाँ खा लेते हैं। तो हम सीमित चीज से निरंतर सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप कितने ही अच्छा खाना खाओ, कहीं भी जाके खाओ, जब पेट भर जाएगा तो वही खाना आपको सुख नहीं देगा, आपको रुकना ही पड़ेगा,
तो निरंतर मिला क्या उससे सुख? पर हम कर क्या रहे हैं? वही 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 काम, है ना। खाना खा रहे हैं, खाने से पेट भर गया, मन खराब हो गया, बाजार जा रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, ऐसे करके ना हम अपने आप को बहला रहे हैं। पर कभी भी मन में जो मन की चाहना है वो इन वस्तुओं से नहीं भरेगी। कल चानी बेटा जी जो एक बात जो आप लोग को लिस्ट में आप लोग से ही पूछ के लिखे, सुख मिलेगा लेकिन क्षणिक, है ना। लेकिन जब हम अपने जीवन पे काम करेंगे तो निरंतर सुख की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये चीज हमको क्लियर होती है तो क्या होगा कि मेरे को मेरे शरीर का पर्पस पता है, हम उसकी जरूरतों को बस पूरा करेंगे। अगर मेरे को पता है कि मेरी गाड़ी मेरे को इधर से उधर लेके जाती है तो हम उसकी जरूरत पूरा करते हैं कि नहीं? गाड़ी, है ना, टायर में हवा भराते हैं, पेट्रोल डालते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। हमारे शरीर के साथ वैसा ही करना है बस, कि भैया उसका शरीर, अपना शरीर चले उतना उसको भोजन कराना है, सुरक्षित रहे, इसलिए मकान और कपड़े चाहिए। इतना काम हमको करना है अपने शरीर के लिए, है ना। तो जैसे गाड़ी आपको इंडिकेशन देती है कि पेट्रोल खत्म हो रहा है और आप भरा लेते हो, तो वैसे ही हमारा शरीर एक इंडिकेशन देता है कि भूख लग रही है मन को, और मन को पता चल जाता है कि शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही है तो भोजन करा दो। अगर हम इस तरह से शरीर और जीवन को थोड़ा पकड़ पाएंगे तो सुबह से लेकर रात तक जो हम सिर्फ शरीर को ही उसमें करने में लगे हैं और बाकी समय जो हम जीवन के लिए करना चाहिए था वो हमारा छूट रहा है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी को घर से लेके आए, यहां भी बैठ के गाड़ी को ही साफ कर रहे हो, है ना। घर जाके भी गाड़ी को ही साफ कर रहे हो, स्कूल जाके भी गाड़ी को ही साफ कर रहे हो। आप सोचो, आप क्या कुछ प्रोग्रेस किए? हम वही कर रहे हैं। हम अभी काम भी कर रहे हैं तो शरीर की जरूरतों के लिए, हम घर में भी हैं तो शरीर की जरूरतों के लिए। आप सब अपने आप में होमवर्क करके देखना कि सुबह उठने से रात को सोने तक आपके मन, विचार और इच्छा में क्या चलता है। सोच के देखना, सुबह उठने से सोने तक, उठने से सोने तक क्या चलता है बताओ। सुबह सोकर उठते हो तब से लेके रात को सोने तक आपके मन में, आपके विचारों में, आपकी इच्छाओं में क्या चलता है? कितना यंत्रवत है ना। मतलब ये ना सच में एक्सरसाइज करना, इससे ना हमारे अंदर के बहुत सारे भ्रम दूर होंगे। मतलब सिर्फ एक बार सुनने से नहीं होगा, पर वाकई में सोचना सुबह उठने से रात को सोने तक, क्योंकि जो काम हम सुबह से रात तक कर रहे हैं ना, आप मान लो वही काम आप जिंदगी भर कर रहे हो और जाने का समय आ जाएगा, है ना। जैसे अभी आप सो रहे हो वहां सो जाओगे, इतना ही फर्क है। पर अपने आप को अगर जांचना हो ना कि मेरी मानसिकता कहाँ काम कर रही है, तो बस सुबह से रात तक अपनी दिनचर्या को जांच के देखो कि सुबह उठने से रात को सोने तक या तो आप अपने शरीर के बारे में सोच रहे हो, या आप अपने परिवार के शरीर के बारे में सोच रहे हो, या आप अपने कपड़े के बारे में सोच रहे हो, या आप अपने शरीर परिवार के कपड़ों के बारे में सोच रहे हो, या आप अपने घर के बारे में सोच रहे हो जहाँ आप सब रहते हो, है ना, या आप अपने गाड़ी मोबाइल के बारे में सोच रहे हो। और ये सारी चीजें शरीर की जरूरत है, वही इसी के बारे में सोच रहे हैं ना। इसको अपने आप में जांच के देखना। देखो जो भी इस पर अपना अपने तरीके से काम करेगा ना, आप लोग देखना आप अपने आप में कुछ पा जाओगे, है ना। वही कर रहे हैं। तो अपन जो यहाँ बात किए, जो उस दिन बात हुई डिटेल में कि यदि यही सारे काम न्याय प्रधान हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, काम आप वही करोगे
आपको काम मत करो ऐसा नहीं बोला जा रहा है, लेकिन अगर यही काम न्याय प्रधान हो गए तो, व्यवहार प्रधान हो गए तो, हाँ मतलब न्याय प्रधान हो गए तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा? बहुत बढ़िया। अगर हम उन्हीं कामों को जो सुबह से शाम तक कर रहे हैं, है ना, अगर हम न्याय प्रधान हो गए कि भाई उनका सुख मेरा सुख है ना, अगर प्रकृति सही रहेगी तो मैं सही रहूंगी, अगर सहअस्तित्ववादी अगर हमारी सोच हो गई, सहअस्तित्ववादी यदि हमारी इच्छा हो गई, सहअस्तित्ववादी यदि मेरा मन हो गया कि मैं सबके बारे में सोच के अपना सोच रही हूं, तो काम हम वही करेंगे, लेकिन मन भी भरेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मन भी भरेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। काम अभी भी हमको वही करना है, सुबह उठ के रात तक, है ना, घर का करना है, विद्यालय जाना है, समाज में जाना है, सब कुछ करना है ना, चाहे खाना ही बनाना है। लेकिन अब मेरी दृष्टि क्या हो जाएगी? सहअस्तित्ववादी, न्यायवादी और सहअस्तित्ववादी कि कोई भी वस्तु, मतलब ऐसा मैं कुछ ना करूं कि धरती का नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ ना हो कि समाज का नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ ना हो कि मेरे परिवार का नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ ना हो कि मेरा नुकसान हो जाए, तो सहअस्तित्ववादी दृष्टि हो जाएगी। तो काम तो हम आगे भी वही करेंगे, एक समझदार मानव हो या ना समझ मानव हो, आपको एक जैसे काम करते हुए दिखाई दे देंगे, लेकिन फल परिणाम एकदम अलग होते हैं। वो भी खाना खा रहे हैं, वो भी सब कुछ कर रहे हैं, है ना, लेकिन दृष्टि बदलते ही ना हमारा लक्ष्य हमारा वो बन जाता है। तो ये हम सबको तय करना है ना, कि खाली समझ आ जाने से हमारा जो लक्ष्य है जन्म लेने का, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और नहीं तो वही बात होगी कि गाड़ी को ही सजाने में लगे हैं और खाली हाथ जाने वाली बात, है ना। तो इसीलिए जीवन विद्या जो बात है, जीवन विद्या का मतलब ही है कि अभी तक धरती में शरीर तक का अध्ययन हो गया है, पर जीवन का अध्ययन नहीं हुआ है ना। जीवन का अध्ययन यदि हो जाएगा तो शिक्षा कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए बोल रहे हैं कि जड़ के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन। अभी शिक्षा में क्या है, जो पहले दिन चानी बेटा जी बताई, पूरा मटेरियल है ना। अगर उसमें हम चैतन्य को जोड़ देते हैं तो कंप्लीट हो जाएगी चीज। तो जड़ के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन यदि जुड़ जाता है, अगर बच्चों को शुरू से शरीर और जीवन की क्रियाएं बता दी जाए, है ना, जीवन की क्रियाओं से कैसे हम दिशा अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, शरीर का कैसे सदुपयोग करें, वस्तुओं को कैसे श्रम पूर्वक अर्जित, ये अगर शिक्षा में आ जाता है ना, तो कोई भी बच्चा मनमानी या प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाएगा। क्या लगता है? क्या लगता है? कितना सा काम करने की जरूरत है? समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन करना कितना सा है? खाली चैतन्य पक्ष का अध्ययन करना है, बाकी सबका अध्ययन हो चुका है। खाली जीवन का अध्ययन करना शेष है कि मैं कौन हूं, है ना, मैं क्या हूं और मैं क्यों हूं, मतलब चाहता क्या हूं, है ना। खाली मेरे को मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, अगर वो उत्तर मेरे को मिल जाता है तो हम अपना पूरा डिजाइन वैसा बनाएंगे जीने का, है ना। तो मन, ये वाली जो क्रियाएं हैं, इसको मैं खाली लिख देती हूँ। इतने छोटे शिविर में इसमें डिटेल में तो अपन नहीं जा पाएंगे, है ना, पर उसके लिए कभी भी नेक्स्ट जब आप लोग करोगे शिविर तो उसमें
ये हमारी ना मन जिसको बोल रहे हैं, वहाँ पर आशा, आशा मतलब कल्पनाशीलता होती है। हमारे में कल्पना होती है ना, कि आप यहाँ बैठे बैठे आपकी कल्पना हर चीज़ को छू रही है और छू के आती है और आप देख पाते हो कि अच्छा ये कुर्सी है। हमारी कल्पना ही, जैसे कैमरा होता है ना कि भाई वो जाके छूता है और वापस आता है तो हमको वो चीज़ दिखाई देती है। तो एक्चुअल में हमारी कल्पनाशीलता जब किसी वस्तु को छूती है तब वो चीज़ हमको दिखाई देती है। उसके बीच में माध्यम है आँखें। तो आँखें हैं, देखती है, लेकिन वो कुर्सी है ये कौन समझता है? हम समझते हैं, जीवन का भाग समझता है ना। तो मन में आशा है, वृत्ति मतलब जहाँ विचार, चित्त मतलब इच्छा, बुद्ध। ये शब्द भी मैं इसलिए लिख दी क्योंकि हम सब सुनते हैं कुछ शब्दों को, तो मतलब एक ही है ना। बुद्धि जहाँ बोध होता है, चीज़ों का ज्ञान होता है। आत्मा मतलब अनुभव होना कि हाँ भाई ये ऐसा ही है। ठीक है, अब इसमें जो क्रियाएं होती है ना वो मैं लिख देती हूँ। इसके लिए ना फिर कभी एक दिन क्लास करेंगे अपन, मतलब क्योंकि अभी तो हो नहीं पाएगा, बहुत एक एक क्रिया पे ना काफ़ी डिटेल क्लास हो सकती है। तो किसी भी दिन अपन सब व्हाट्सएप में तो है ही, कभी लगेगा तो हम लोग एक दिन के लिए मिल जाएंगे, कभी एक दिन के लिए, है ना। तो आस्वादन और चयन की क्रिया होती है और यहाँ पर तुलन और विश्लेषण की क्रिया होती है। चित्त में चिंतन और चित्रण की क्रिया होती है। बुद्धि में बोध और संकल्प। यहाँ अनुभव और प्रमाण। ये क्रियाएं होती है ना। अब जैसे जब हम मन बोलते हैं ना, तो मन बोलने से हम अपने आप को बता नहीं पाते हैं कि मन है क्या। जो अभी अपन बात की है कि हम मन क्या है ये बता नहीं पाते हैं। यदि मेरे को उसकी क्रियाएं समझ में आएगी तो हम कह पाएंगे, है ना। तो मन में ना आस्वादन और चयन होता है, सिर्फ इतना ही काम मन में होता है ना। मन कोई निर्णय अभी नहीं लेता है, मन में आस्वादन होएगा, चयन होएगा। हाँ, आस्वादन मतलब है कि जैसे मन ने मेरे को सुना, आपका आस्वादन, आपका मन कहेगा अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। एक स्वाद आता है आपको सुनने का, देखने का, हाँ, है ना। हम स्वाद लेते ही है ना कि मेरे को सुनना अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बस इतना ही हमारे अंदर चलता है। ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं, इतना होता है। ये मन आस्वादन करता है। ठीक है, आस्वादन करके ही आप चयन करते रहते हो। अगर आपको मेरी बोली अच्छी लग रही होगी तो आप चयन करोगे, सुनते हैं। नहीं अच्छी लग रही होगी तो आपका मन कहीं भी जा ही सकता है, जा ही रहा है। नहीं नहीं, अगर अच्छा नहीं लगता है तो हमारा चयन क्या हो जाता है ना। तो अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, अगर वो मेरे को अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो चयन करते हैं, देखते रहो। अच्छा नहीं लग रहा है तो हटा देते हैं, है ना। तो हमारा मन क्या करता है, आस्वादन लेता है पांचों ज्ञानेंद्रियों से, 5 सेंस ऑर्गन है ना, उससे आस्वादन लेता है और चयन करता है, आस्वादन लेता है, चयन करता है। हम लोग पूरे टाइम 24 घंटे ये काम कर रहे हैं, 24 घंटे आस्वादन चयन, आस्वादन चयन, है ना। आप सोए रहते हो, आपको लगता है आप सोए हुए हो। अगर ठंडी लग गई, ठंडी लगी, आपके अंदर आस्वादन आया कि ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तो आप तुरंत चादर ओढ़ लेते हो जबकि आप सोए हुए हो, है ना। पर मन में आस्वादन चल रहा है, आपने चयन किया चादर ओढ़ना है कि चादर को हटाना है।
आपने चयन किया स्विच ऑफ करना है पंखे का या स्विच ऑन करना है। आप सोए हुए हो, है ना, किसी ने आपका नाम पुकारा, आपको तुरंत पता चलता है ये तो मेरा नाम है, आप जवाब देते हो, है ना। आपको लगता है नहीं ये मेरा नाम नहीं है, छोड़ देते हो। तो हमारे अंदर ये 24 घंटे चलने वाली क्रिया है, निरंतर, है ना। तो आस्वादन चयन ये काम मन करता है, ठीक है। बहुत शॉर्ट में और जल्दी जल्दी बता रही हूं मैं, है ना। आस्वादन का इंग्लिश वर्ड कुछ है? इंग्लिश नहीं, हिंदी। आस्वादन का हिंदी वर्ड और मतलब स्वाद लेना, हाँ, है ना। मतलब आप ना वैसे भी हम हर समय स्वाद लेते ही रहते हैं। अगर आप कोई चीज नहीं खाए और कोई नई आपके सामने आ गई, आप अपने मन में तो स्वाद ले ही लेते हो, तभी तो उसका चयन करते हो ना। कुछ ना कुछ तो सोचते हैं ना, अच्छा होगा, ले लेते हो। तो आस्वादन लिए आप, है ना। तो हमारा मन बिना वस्तु के भी आस्वादन ले रहा है। तुलन विश्लेषण, अब जो अपन बात किए थे, है ना। हालांकि मैं आप लोग को बोली थी कि मैं आप लोग को आपका फीडबैक लिखने दूंगी, पर अब वो ऐसा टॉपिक शुरू हो गया है कि इसको कर लेते हैं। आज आप लोग नाश्ता थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेना, है ना और फीडबैक लिख लेना। ओके, ये तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक बात है। हाँ, ये तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, है ना। हाँ, तुरंत लिख देना बाद में, क्योंकि एक्चुअल में ना ये समझ में आएगा ना तो हम अपने आप को थोड़ा समझ पाएंगे। तुलन और विश्लेषण ये विचार में होता है ना। ये यहाँ से मानव की एक जो श्रेष्ठता समझ में आती है। श्रेष्ठ इकाई है क्योंकि विचार पक्ष हमारा एक्टिवेट है ना। तो हमारे विचारों में ना तुलन और विश्लेषण होता रहता है। तुलन का मतलब क्लियर होता है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरा काम आप लोग बहुत आसान कर दिया ना। तुलन करते हैं हम, तो देखो तुलन ना हम अपनी दृष्टि के अनुरूप करते हैं। दृष्टि मतलब समझ। हर आदमी तुलन किस आधार पे करता है? जैसी मेरी समझ होगी, है ना। मतलब एक बच्चे को नहीं पता है कि सर्दी में ये नहीं खाना चाहिए, पर वो उसको चयन कर लेता है, क्योंकि वो तुलन ऐसे ही करता है कि ये मेरे को पसंद है, दे दो, भले वो आपके लिए सही हो कि नहीं हो। तो जैसी समझ होती है वैसा हम तुलन करते हैं, अच्छे बुरे में, सही गलत में। तो हमारी जो तुलन है ना, वो करने के लिए हमारे पास 6 दृष्टि है। प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभ हानि, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य। हम सब ना 6 तरह के स्तर से किसी चीज का तुलन करते हैं, है ना। कोई चीज हमको अच्छी लग रही है और अच्छी नहीं लग रही है, इससे ज्यादा नहीं सोचते। अगर मेरी समझ यहाँ है तो क्या करते हैं हम? खाली क्या देखेंगे? अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मेरी समझ और थोड़ी विकसित है, थोड़ी और विकसित है, तो हम कैसे तुलन करेंगे? वो मेरे शरीर के लिए हितकारी है
या फिर नहीं है। मेरे को अच्छा तो लग रहा है लेकिन वो अहितकारी है, तो हम निर्णय क्या लेंगे कि भले मेरे को प्रिय है पर मेरे को नहीं खाना है, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरी समझ कहाँ पहुंच गई है, जो हित और अहित को देख पाती है ना। तो अब स्वयं स्फूर्त कंट्रोल है। स्वयं स्फूर्त मैंने उस चीज को हटा दिया जो मेरे को प्रिय तो लग रही थी लेकिन वो मेरे शरीर के लिए सही नहीं थी। लाभ हानि, अगर मेरी दृष्टि लाभ हानि जितना फायदा हो जाए, है ना, जितना मैं इकट्ठा कर लूं, संग्रह कर लूं सुविधाओं को, तो क्या करूंगी मैं? अगर मेरी ये दृष्टि है तो मैं अपनी प्रिय को भी, अपने हित को भी, सबको उसमें लगा दूंगी। मैं अपना हित अहित भी नहीं देखूंगी और अपना प्रिय अप्रिय भी नहीं देखूंगी। मेरी क्या काम करेगा मेरा कि बस ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी हो जाए, मेरे पास संग्रह हो जाए, है ना। वहां पर ना मेरे को इंद्रियों के पर्पस का पता है, ना मेरे को शरीर के पर्पस का पता है ना। मेरे को बस क्या हो गया, सुविधा इकट्ठी करनी है, खूब लाभ कमाना है ना। उसमें हम उसको अपने आप को झोंक देते हैं। ये एक समझ की बात यहां तक है ना। अब अगर मेरी समझ और विकसित है, अगर मेरी समझ और है विकसित, जिसको बोल रहे हैं चेतना विकास, अगर मेरी चेतना का विकास इस स्तर पर है तो अपन अपने आप को जांच सकते हैं। अगर मेरी चेतना का विकास यहाँ तक है तो भी हम अपने आप को जांच सकते हैं। अगर मेरी चेतना का विकास यहाँ है तो भी हम अपने आप को जांच सकते हैं। कैसे जांचेंगे? सुबह मैं बताई हूँ अभी, सुबह उठने से रात को सोने तक, है ना, आपके अंदर किधर, अगर इधर चल रहा है तो हम यहाँ हैं मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम इधर चलता है तो यहाँ है, मैक्सिमम इधर चलता है तो यहाँ है ना। जैसी समझ होगी वही हम सबसे ज्यादा करेंगे। तो अगर मेरी तुलन की दृष्टि न्याय तक आ गई है, समझ, चेतना का विकास, तो अब क्या होगा, कोई भी चीज मेरे को प्रिय है पर मैं सोचूंगी कि मेरे परिवार के लिए, वो परिवार होता है ना कि मेरे को ये सब्जी पसंद है, पर मैं एक सेकंड सोचूंगी कि परिवार को वो सब्जी पसंद है कि नहीं, ये चीज सबको पसंद है कि नहीं, है ना। अगर सबको कुछ और पसंद है तो मेरे को लगेगा कि नहीं, वो खुश तो मैं खुश, मैं वो भी खा लूंगी। प्रिय की दृष्टि को मैंने कहाँ अर्पित कर दिया? न्याय में। न्याय का मतलब ये नहीं कि आपको अपनी पसंद की चीज नहीं खानी है, इसको भी ध्यान में रखना। इसको अपन डिटेल में जब हम बात करते हैं कि हमारे बीच ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो कि हम वो चीजें कर पाए कि अपना भी मन ना मरे और किसी और का भी मन ना मरे, है ना। लेकिन दूसरों के सुख के लिए मैं अपने शरीर, मेरे को आराम करना है और मेरे को पता चल रहा है मेरे बाजू वाले रूम में किसी को मेरी जरूरत है ना, तो उस समय मैं इसको प्राथमिकता दूंगी कि मैं थकूंगी, शरीर थकेगा तो चलेगा पर दूसरों को मेरी जरूरत है, तो मैं अपने प्रिय का भी सदुपयोग करूंगी, अपने हित का भी सदुपयोग करूंगी। और अगर मेरे को लगता है कि उनको मेरी सुविधाओं की भी जरूरत है तो मैं अपनी सुविधाओं को भी न्याय के लिए अर्पित कर दूंगी। तो न्याय, और जिसको हम मानव के साथ व्यवहार की बात कर रहे हैं, है ना, अगर मैं अपना तन मन धन संबंधों में अर्पित करती हूं, इसको उदारता बोला गया है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने सुख को एक बड़ी व्यवस्था में समर्पित कर रहे हैं, है ना। समर्पित करने का मतलब है कि अगर मेरे में ये समझ है और मैं समर्पित कर रही हूं तो मैं खुश होती हूं। अगर मेरे में समझ नहीं है और जबरदस्ती हम दूसरों को खुश करने गए हैं तो हम खुश नहीं हो पाएंगे। अभी बहुत जगह ऐसा भी हो रहा है क्योंकि हमने परंपरा में, आध्यात्म में सुना हुआ है कि दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए जियो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं हम? कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, है ना, समझौता कर रहे हैं। जीवन विद्या समझौता करने की बात नहीं करता है, कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं कर रहा है ना, अपने जीने के स्तर को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। अगर मैं किसी के लिए अच्छा करके दुखी हो रही हूं तो मेरे को अच्छा करना बंद नहीं करना है, मेरे को मैं कैसे खुश हूं उस बात पे काम करना है ना, मैं भी कैसे खुश हो जाऊं, अपनी चेतना का विकास करना है। तो यदि प्रिय हित लाभ को मैं न्याय में लगाती हूं, न्याय का मतलब है मानव मानव संबंध में अपने आप को अर्पित करना। तो संबंध प्रधान है ये वाला समझ, है ना। धर्म अधर्म मतलब धर्म अधर्म हाँ, सामाजिकता में लगना। अब ये दायरा और बढ़ गया, है ना। जैसे बहुत कम समय में बहुत सारी बात बोलने में आ जा रही है, पर आप लोग उसको इतना शब्दों को वो मत रखना, अपन कभी और अच्छे से एक्सप्लेन, है ना। धर्म पूर्ण विचार ही सामाजिकता है, एक लाइन है यहाँ पर, ठीक है। मतलब अब यहाँ क्या हो गया, सामाजिकता का मतलब ये नहीं है कि आप जा जा के सबका ये करो वो करो ये करो, आप करो उतना जितना आप कर सकते हो, लेकिन हमारे विचार हमेशा सामाजिकता के हों, है ना। सामाजिकता का मतलब है कि जैसे कल चानी बेटा जी जो बात बोल रहे थे कि भाई ये जो वस्तु हमको मिल रही है ना, ये पैसे से नहीं मिल रही है, ये किसी परिवार की मेहनत का फल है। तो मेरी दृष्टि में समाज के लोग भी रहे, मेरी दृष्टि में ये भी रहे कि ये प्रकृति से आ रही है ना, ये समाज के लोग ला रहे हैं, मतलब सिर्फ पैसे से मिल रही है अगर ये दृष्टि है तो हम यहाँ हैं। लेकिन अगर मेरी दृष्टि में सामाजिकता है ना, मतलब मैं सभी मानव जाति के श्रम का सम्मान कर पा रही हूँ, यहाँ मैं व्यवहार और यहाँ उनके श्रम का भी सम्मान कर पा रही हूँ। तो जब भी हम सामाजिकता बोलते हैं ना, तो वहाँ पर तन मन धन तीनों आ जाता है, उसकी सुरक्षा और संरक्षण करना, है ना। अगर ये विचार मेरे अंदर है कि भाई जैसे छोटी छोटी बात है कि भाई हम चाहे विद्यालय जा रहे हैं, चाहे हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, हमको लगता है कि ये चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि मेरा थोड़ी कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर मेरे सामाजिक विचार होंगे तो मेरे को लगेगा नहीं, ये सामाजिक संपत्ति है ना। तो धर्मपूर्ण विचार में हमारे सामाजिक विचार हो जाते हैं और हमारा जीना फिर सामाजिकता में होने लगता है। और सत्य असत्य में एक जो सार्वभौम व्यवस्था है ना, मतलब अब मेरी दृष्टि ये हो गई, जैसे मैं पहले दिन बोली थी कि जब हम NEP बोलते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि इतनी विकसित हो जाए जो पूरी धरती की व्यवस्था के लिए सोच पाए, है ना, पूरी धरती की व्यवस्था के लिए सोच पाए, ये है सत्य असत्य की दृष्टि। तो हमारी चेतना का विकास कहाँ तक होना है, यहाँ तक होना है ना। और ये क्रमशः विकसित होगी। जो प्रिय अप्रिय में है वो कोई पापी है या ऐसा नहीं है, क्रम है ना। अभी वो प्रिय अप्रिय में है, फिर हित अहित में, लेकिन अगर हम समझदारी में काम करें, जैसे छोटे बच्चों के साथ जो हम काम करने की सोच रहे हैं, अगर हम शिक्षा में काम करते हैं तो हम बच्चे के अंदर शुरू से ही न्याय की दृष्टि डाल रहे हैं, धर्म की दृष्टि डाल रहे हैं, है ना, सत्य की दृष्टि डाल रहे हैं। अगर बच्चों की मानसिकता में ही ये दृष्टि चली जाएगी तो वो लोग अपने तन मन धन का दुरुपयोग करके सदुपयोग में नहीं जाएंगे, वो लोग सीधा उपयोग सदुपयोग ही करेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता बन गई अगर, है ना, न्याय धर्म की दृष्टि अगर हमने उनमें डाल दी तो वो लोग अपने तन मन धन का सदुपयोग ही करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे,
तो ये है संस्कार रोपण जो हमको करना है ना। धीरता वीरता उदारता यहाँ काम आएगी। तो अगर हम न्याय की दृष्टि दे पाए बच्चों को, है ना, और अगर हम उनको धर्मपूर्ण विचार, सामाजिकता के विचार, जैसे लास्ट में वैसे एक दूसरा जो पाठ्यक्रम है हमारा वो मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया संबंधों का है, माँ से लेकर धरती तक, है ना, वैसे ही एक क्रम है वस्तुओं का उपयोग सदुपयोग का। तो नर्सरी के बच्चों को बस चप्पल लाइन से लगाना रहता है ना, उनको बस इतना ही अभ्यास, अध्यापिका जी भी लगाती है, बच्चे भी लगाते हैं। KG1 में जाते हैं, अपना बैग बॉटल को जगह पर रखना, साल भर वही अभ्यास, उससे ज़्यादा की अपेक्षा नहीं, है ना। क्लास 1 में धीरे धीरे KG2 में वही अपने खिलौने, अपनी चीज़ों को कैसे हम संभाल के रखें। विद्यालय की है इसलिए छोड़ दिए, है ना, तो ये अभ्यास कराने की बात है। वैसे ही क्लास 1 में सभी अध्यापिका जी, वहाँ हमारे क्लास में लिखा हुआ भी है कि क्लास 1 का मूल्यांकन होगा शिक्षा सामग्री के उपयोग सदुपयोग और सुरक्षा के आधार पर। तो बच्चे को कॉपी पुस्तक कैसे निकालना और होने के बाद कैसे डालना, अपनी पेंसिल रबर को कैसे संभालना, है ना, इस पर सभी अध्यापिका जी बच्चों के साथ बात करती है कि हमको अपनी कॉपी पुस्तक और अपनी सारी चीज़ों को, टिफिन बॉटल, सबको कैसे सुरक्षित रखना है। ये एक अभ्यास है ना। फिर क्लास 2 में जाते हैं तो जिस बेंच में बैठते हैं बस उतने की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। चप्पल से शुरू हुई बात, बाकी होते होते कि अब आपको खाली अपने बेंच की सफाई और सुरक्षा रखनी है। क्लास 4 से क्लास 3 से कक्षा सभा शुरू होती है। कक्षा सभा शुरू होती है, अब उनको ये बताया जाता है कि आप मिल के तय करो कि आप अपनी पूरी क्लास को कैसे सही रखोगे। अब यहाँ पर क्या होता है, मिलकर काम करने का अभ्यास, सहयोग से, है ना, कि आप लोग तय करो कि कौन टेबल साफ करेगा, कौन बोर्ड साफ करेगा, कौन बाहर चप्पलों को देखेगा, है ना। अब क्या हो गया, अब ये लोग आपस में मिल के तय करते हैं, लेकिन करना तो वही है कि आपको अपनी कक्षा की ध्यान रखना है, अपने सारे डेस्क चेयर को साफ रखना है। तो ऐसे करते करते 5वीं तक के बच्चों को कि आपको इस पूरे कैंपस में कहीं भी अगर कोई चीज़ दिख रही है, छोटे बच्चे छोड़ दिए हैं, तो आपकी दृष्टि में ये रहे कि आप विद्यालय की हर वस्तु को कैसे सुरक्षित रख के जाओ। हुआ क्या, हमने उनको धर्मपूर्ण विचार डल रहे हैं उनके अंदर, है ना, कि सारी चीजें सामाजिक संपत्ति है ना, और उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि कैसे हम उसको सुरक्षित रखें। तो अगर ये अभ्यास अपन बच्चों को कराते हैं तो 5वीं तक के बच्चों को ना अभ्यास ज्यादा होगा, समझना समझाना कम होगा, क्योंकि वो लोग ना अभ्यास से उनमें वो चीजें विकसित होगी करने वाली, और फिर धीरे धीरे जो संवाद हो रहा है उससे समझना होता जाएगा। तो हम सब के लिए थी ये बात कि बच्चों के आचरण का मूल्यांकन 20 साल बाद होगा, है ना। हम सोचेंगे कि आज ही उसका व्यवहार ठीक हो जाए, आज ही ऐसा हो जाए, तो अभी व्यवहार एकदम से सही नहीं होगा, लेकिन ये काम करने से उनमें एक शिष्टता दिखाई देगी, है ना। और धीरे धीरे फिर 6वीं से 12वीं तक का जो सिलेबस है वो समझ वाला भाग भी पूरा होगा। लेकिन ऐसे ही अगर हम शिक्षा विधि से चलते हैं, पाठ्यक्रम के हिसाब से चलते हैं, है ना, रैंडमली हम बच्चों को संस्कार देंगे तो वो रोपित नहीं होंगे। हर परिवार कर ही रहा है, आज मेरा मन अच्छा है, आज मैं बच्चे को बैठ के समझा रही हूँ, है ना, कल मेरा मन ठीक नहीं है, ऐसे संस्कार रोपण नहीं होगा। तो बाल्यावस्था में संस्कारों का बीजारोपण होता है, युवावस्था में वो दृढ़ होते हैं और प्रौढ़ावस्था में वो प्रकाशित होते हैं। तो हम जो काम करेंगे ना बच्चों के साथ, वो 20 साल बाद, है ना, जब वो बच्चे परिवार की जिम्मेदारी लेने लायक होंगे तब उनमें वो प्रकाशित होगा। लंबा काम है, गहरा काम है, बड़ा काम है, लेकिन मज़ेदार काम है ना। मज़ेदार काम मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि ये
जो सत्य है ना, वो बोलते हैं ना कि वो बोलने में भी सुखदाई होता है, जीने में भी सुखदाई होता है। तो हम सभी बहनें ये बात बहुत अच्छे से आप लोग को बता सकते हैं कि हम लोग 15 साल से यहाँ हैं, और ये हम सब से मिलकर आपको पता चल रहा होगा कि बच्चे चाहे 50 ही क्यों ना, है ना, 40 ही क्यों ना थे, 13 ही क्यों ना थे, पर हम सबकी खुशहाली हर दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। क्योंकि इसको समझना, इसको जीना, इसको बोलना ही इतना सुखदाई है ना। तो तब एकदम 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 अभिभावक विद्यालय का अर्थ ही वो है कि हम अभिभावकों के साथ भी उतना ही काम करते हैं। लेकिन मैं आप लोग को ईमानदारी से बता रही हूँ कि अभी हम पहुँचे नहीं है वहाँ तक, है ना, अभी हम नहीं पहुँचे हैं। लेकिन लक्ष्य ये है ना, वही है कि जब अध्यापक और अभिभावक मिल के काम करेंगे ना, तो जो चीज़ यहाँ सिखाई जा रही है उसी को वो लोग वहाँ बोलेंगे, तो दिखेगा रिजल्ट। यही कोर्स है और कुछ कोर्स नहीं है। मैं आपको बताई ना, CVMS की बुक है जो आप लोग देखना, है ना, मतलब उसके पाठ भी क्या है, एक व्यवस्था को बता रहे हैं। वो जो 4 अवस्थाओं की व्यवस्था थी ना, उसी व्यवस्था के पाठ हैं, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, है ना, ऐसे करके परिवार, समाज, ऐसे पाठ है। अब वो पाठ पढ़ पढ़ के उनके अंदर चित्रण बन रहा है और बातचीत हो रही है। ऐसे करते करते वो लोग व्यवस्था को समझ जाएंगे, है ना, फिर उसको जीने लगेंगे। तो समझने का काम पूरा वही जो मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, इसका पूरा एक यही सिलेबस है इसका हमारा, है ना। जो अभी मैं संबंध की पहचान का बताई, वस्तुओं का उपयोग का बताई, और हमारी जो बुक है हिंदी इंग्लिश CVS, आप लोग देखना जब 12 बजे के बाद, है ना। नहीं रहते तो 6 घंटे ही है, 5 घंटे ही, अभी 5 साढ़े 5 घंटे नहीं। पढ़ना हिंदी इंग्लिश मैथ CVS सब होता है। ओके 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 नहीं पूरा है, मतलब आप सोचो सही, हिंदी इंग्लिश मैथ CVS है, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ, अलावा कुछ नहीं। आप लोग एक बार आ जाओ ना, आप लोग एक बार आ जाओ, अभी है, आ जाओ 10 मिनट, आ जाओ ना एक बार, सभी लोग आ जाओ ना, एक बार आ जाओ, सभी आ जाओ एक बार। मीना भाभी जी आ जाओ, सविता भाभी जी आ जाओ। उसी सब्जेक्ट के साथ कैसे बात चली जाती है ना। कैसे हो, आ जाओ आ जाओ। श्रेया बेटा को भी बुला लो ना, आप भी आ जाओ, चानी बेटो। हाँ बस वो क्या ना, वही मतलब कितना इजी है कोई काम। चलो चलो ज्योतिराज दीदी, चलो चलो बोलो बोलो। हाँ और क्या। नमस्ते सभी को, मैं ज्योति रजक, जो कि यहाँ पर 5 साल से कार्यरत हूँ, और मैं पहले अभिभावक थी और अभी अध्यापक पद पे हूँ। मेरे दोनों बेटा जी यहीं स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो जिस तरह से आप लोग अभी बैठे हैं जिज्ञासु, तो उसी तरह मैं भी थी। तो जब मुझे ये सब कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो मैंने अपने बच्चों को यहीं पे एडमिशन करवाया। तो ये जो आपके मन में है कि जो जीवन विद्या है वो अलग से एक सब्जेक्ट होगा, तो अलग से नहीं है। यहाँ पे जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करके उन्हीं सब्जेक्ट में ये जीवन विद्या के मतलब कॉन्सेप्ट को डाला है कि हम बच्चों को धरती से कैसे जोड़ के रखें और अपने पर्यावरण से कैसे जोड़ के रखें, सही चीज़ों को, उत्पादन को, मानव को, संबंधों को कैसे पहचाने, तो वो पाठ्यक्रम में ही डला हुआ है। तो क्लास नर्सरी से बच्चा 5th तक संबंधों को पढ़ रहा है, प्रकृति को जान रहा है, तो ये पाठ्यक्रम में ही है। जैसे कि मैं EVS लेती हूँ, तो EVS में भी मैं मतलब संबंधों के साथ में ही हम पढ़ाते हैं कि
किसानों की क्या मतलब महत्व है और उनसे जो उत्पादन हो रहा है वो हमारे तक कैसे पहुंच रहा है, हम किस तरह से आदान प्रदान और क्रय विक्रय कर रहे हैं, और मतलब ये सब जीवन विद्या के जितने भी ये जो इतने अच्छे अच्छे जो शब्द हैं वो सब हमारे पाठ्यक्रम में डले हुए हैं। तो वैसे ही हिंदी, इंग्लिश, इन सब में मतलब सभी विषयों में ये डला हुआ है। तो धीरे 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 बच्चा वहाँ तक पहुँचेगा। हम एक साथ नहीं देते हैं, तो जैसे सब्जेक्ट्स के साथ में ही देते हैं। सब्जेक्ट्स को पढ़ाते पढ़ाते हम कुछ उनकी डेली दैनंदिन क्रियाओं को लेकर बातचीत करते हैं उनसे, और जब बात करते हैं कि बेटा ये किसने किया, आपके पापा मम्मी ने किया, तो ये सब उनको मतलब बताया जाता है। तो विषयों के साथ में ये ज्ञान भी उन्हें यहाँ पर मिलता है। इसका अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये खुद हमारे दीदी लोगों ने बनाया हुआ है सब्जेक्ट्स, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे ये दिया जाता है। थैंक यू। नमस्ते सभी को। जैसे कि नर्सरी क्लास का मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ से शुरुआत करते हैं बच्चों को अ से अह तक पढ़ाना है, तो बच्चों को अ से अम्मा मतलब भाव से जो बता रहे हैं ना कि जीवन विद्या कहाँ तो है, वैसे ही कि कहाँ तक पहुँचाना है वो पूरा है, पर कैसे पढ़ाना है ये अलग है। तो अ से अम्मा, ए फॉर एप्पल, तो एप्पल लाता कौन है? मम्मा जी लेके आती हैं। क्यों लेके आती हैं? क्योंकि आप इसे खाकर आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो ऐसे ही पूरे A to Z के साथ में इसी तरीके से कि पापा जी लाए हैं, मम्मा जी लाए हैं, ये सब हम उनको बार बार बताते हैं। गणित में भी उनको गणना सिखाते हैं, परिवार के सदस्यों को गिनना, विद्यालय में भाई जी बहन जी को गिनना, विद्यालय में कितनी खिड़की हैं, दरवाजे हैं, अध्यापिका जी हैं, काउंटिंग सीख रहे हैं, पर वो किसको गिन रहा है? वस्तु को गिन रहा है, वास्तविकता के साथ गिन रहा है। इस तरीके से इन बच्चों को भी सिखाते हैं। नमस्ते सभी को। तो मैं क्लास 3, 4, 5 को इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो यहाँ से ही बच्चों को पता चल जाता है छोटी क्लास से कि जीवन और शरीर अलग है। तो इसमें आई करके पढ़ाते हैं जीवन को। तो बॉडी और इसकी एक्टिविटीज़ भी हम लोग जो कल आप लोग ने सुना होगा वो सब बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि बेटा जी आप सो रहे हो, और जैसे क्लास में 2 बच्चे हैं, भाई बहन दोनों बेटियां हैं, साथ में पढ़ती हैं। तो जैसे हम बोलते एग्जाम्पल देते हैं कि नेहल बेटा जी और दीक्षा बेटा जी आपको नाम पुकारेंगे आपका, तो कौन उठेगा? नेहल बोलेंगे तो आप उठोगे दीक्षा बेटा जी? तो बोलेंगे नहीं, नेहल ही उठेगी। तो आप तो सो रहे हो, तो कैसे पता चला? तो वो जीवन बताता है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे छोटे छोटे देते हैं, जैसे व्यवहार कैसे करते हो, तो आप आपस में एक दूसरे के साथ कैसे करते हो वो, और कार्य कैसे करते हो, तो कार्य कैसे करते हैं तो शेष प्रकृति के साथ करते हैं। फिर मानव मानव आप अकेले रहना चाहते हो क्या? मतलब ये सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स में इंक्लूडेड है। जो हमने शिविर में किया, यहाँ आप सुन रहे हो, वो सारा इंक्लूडेड है। फिर ग्रामर पढ़ाते हैं। इंग्लिश के सिलेबस में ऐसे नहीं है सिर्फ बाहर का ही पढ़ा है, मतलब सीजी बोर्ड की जो इंग्लिश की बुक है वो भी पढ़ाते हैं। CVMS की हमारा जो ये पाठ्यक्रम है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके इसमें सब कुछ बच्चों को दे देते हैं। फिर ग्रामर भी पढ़ाते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों को क्लियर हो जाता है, कॉम्पोजिशन आता है, स्टोरी राइटिंग आती है, स्टोरी टेलिंग आ जाती है बच्चों को। अब वो कितना ग्रास्प कर रहे हैं वो लेवल पर हम देते जाते हैं। कोई बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं कोई क्लास में, तो फिर उनको थोड़ा सा कम देते हैं, बाकी वो लोग इतना सब कुछ ग्रास्प करते हैं। जितने भी पुराने बच्चे हैं उनका फ़ोन आता है हम लोग को कि हमने 10th में बोर्ड में इतने मार्क्स लिए, मतलब वो लोग 100% 90 एंड अबव का ही उनका हर बार रहता है। तो ये जो पूरे एकेडमिक्स पूरे इंक्लूडेड होते हैं, चेतना विकास शिक्षा पूरा इंक्लूडेड रहता है इसमें। सभी को नमस्ते, मैं रजनी अग्रवाल। मुझे मतलब स्कूल में आते हुए 12 साल हो रहे हैं, बाकी मध्यस्थ दर्शन में जुड़े मुझे 15 साल हो रहे हैं, और मैंने देखा भी है कि ये सब करने से और अपने स्वयं में परिवारजन को मैं अपने देख पाई हूँ, और साथ साथ में हमारे घर परिवार के भी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है मुझे ऐसे लगता है। और क्या है, धीरे धीरे सब चीज़ होने से होने लगता है, तो घर परिवार में भी मतलब खुशहाली का माहौल है अच्छे से।
और जैसे कि स्कूल में मैं हिंदी और मैथ्स लेती हूँ बच्चों का, तो मैथ्स में जैसे हम स्कूल में वस्तुमूलक पढ़ाते हैं, वस्तु के साथ जैसे ये प्लस पढ़ाना है तो वस्तु लाते हैं कि ऐड करना है, एडिशन करना है, तो एप्पल है, बनाना है, घर से फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स भी लाके, उससे क्या होता है बच्चे के कलर भी पहचान होती है, शेप्स की भी होती है ना, और बड़ा छोटे की भी पहचान होती है। बच्चे धीरे से कनेक्ट होते हैं और प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन उसी वस्तुमूलक, और शेप्स में बताने के लिए जैसे सर्किल है तो मम्मी की बिंदी गोल है, रोटी गोल है, टायर गोल है, ऐसा सब बताते हुए, और जैसे और शेप्स में ट्रायंगल है तो सैंडविच बताए, है ना, रोटी बताए। तो कई बच्चे के घर में जैसे रोटी गोली बनती है तो बोलते हैं गोली रोटी बन रही है, ट्रायंगल तो नहीं बनती। तो जैसे हम बना के लाती, फिर मैं बताती जैसे ऐसे ट्रायंगल भी बनती है, फिर मम्मी को बोल देना आप बनाएंगे, बोली हाँ ठीक है ऐसा। तो शेप्स के बताने के लिए जैसे सब घर की चीज़ें, जैसे स्क्वायर शेप है तो उसमें बेसन की बर्फ़ी मैं बना के लाई थी बच्चे लोग को, देखो स्क्वायर शेप्स है ना, डायमंड शेप है तो उसके लिए मैं काजू कतली। तो इस तरह से वस्तु के साथ बच्चों को पढ़ाने से अच्छा भी रहता है और जल्दी समझ आती है। मल्टीप्लिकेशन में जैसे चना है और दाल से मैं शेप बच्चे को बताई कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे किया जाता है, तो बच्चे जो है गणित जो है इंग्लिश मतलब जल्दी समझ पाते वस्तु के जरिए। और जैसे सब कंटेंट बताया जा रहा है जो भी ये अपने जीने से जुड़ता है, तो बच्चों को जब कंटेंट देते हैं ना हम कि देखिए बेटा ये ऐसा सही में है कि नहीं, जो बोला जा रहा है कि मतलब पेड़ पौधे को हो रहे ग्रोथ हो रही है, अपन को नुकसान नहीं पहुंचाना, इससे फल हो रहा है, तो आप ये देख पाते कि नहीं पाते, बोले हाँ देख पाते ना कि ऐसा है करके। तो फल जो आ रहा है तो घर पे कहाँ से आ रहे, पापा ला रहे हैं कि अपन किसान की मेहनत है वो वहाँ तक पूरा पहुँचाते बच्चों को, तो बच्चे धीरे धीरे देख पाते हैं। परिवार के बारे में, संबंध के बारे में बताते हैं तो बेटा जी ऐसा है कि नहीं, कि सिर्फ अपन को रीडिंग करना है इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, कि ऐसा जो बताया जा रहा है ये ऐसा रियल में है, तो बोलते नहीं हम देख पा रहे हैं। तो बच्चे अच्छे से आराम से कनेक्ट हो पाते हैं, कर पाते हैं। जैसे जीवन क्रियाएं के बारे में बताया गया तो उसमें बच्चों को स्वैतक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया इसके जरिए बताते बताते धीरे धीरे बच्चे आराम से कनेक्ट हो पाते कि जीवन अलग है, शरीर अलग है, ऐसा है ना। और बच्चों के जैसे मूल्यांकन होता है तो हम उनकी अच्छी बातों को लिखते हैं हमेशा कि प्रोत्साहन हो, तो बच्चों की जैसे साल भर तक ऑब्ज़र्व करती है सारी टीचर सभी सब्जेक्ट के हिसाब से कि कैसे कैसे बच्चों में ग्रोथ हो रही है, क्या है, सब अपना नोट डाउन करते हैं। फिर उनकी अच्छी बातों को हम उनके बर्थडे में भी बोलते हैं और प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड में भी हम इस तरह से सब लिखते हैं। तो बहुत अच्छे से आराम से बच्चे खुशहाली पूर्वक सब चीज़ को समझ पाते हैं और हम समझा भी पाते हैं, और मतलब हमारी तो खुशियाँ दुगनी बढ़ती जाती है दिन पे दिन कि हम कुछ कर पा रहे हैं, और बच्चे भी खुश रहते हैं, हम भी खुश हैं, और आपस में हम सभी बहनें भी। मेरे को नहीं बोलना सही तो। हाँ, और बाकी डिटेल के लिए अपन फिर मिलेंगे क्योंकि काफ़ी शोध हुआ ही है। पर एक मिनट, मैं ना आप लोग को मतलब हम लोग के जितने भी पोयम हैं आप लोग को आज एक पैम्पलेट देंगे हमारा, उसमें सारी हमारी जितनी भी पोयम लिखी हुई है ना बच्चों के लिए, हाँ मतलब आप लोग सब सुन सकते हो, सारी कविताएं बनी हुई है ना, तो सारी सार्थक कविता बनी हुई है। तो उसमें जैसे आप चानी बेटा जी से सुने थे ना, एक ममता भाभी जी से भी सुनो, मतलब नर्सरी के बच्चों को इतना बढ़िया से वो सुनाती हैं चीज़ें। तो एक बार हम लोग चाहेंगे कि आप ना एक कविता सुना दो। नर्सरी की कविताएं बच्चों को सुनाते हैं। माँ को जानो क्या क्या करती है पहचानो। माँ को जानो क्या क्या करती है पहचानो।
सुबह सुबह जल्दी उठ जाती, मुझे उठाती और नहलाती, कंघी करके मुझे खिलाती, अपने संग माँ मुझे सुलाती, ममता और प्यार भी बरसाती, ममता और प्यार भी बरसाती। माँ को जानूं क्या क्या करती है पहचानो। ये कविता अनीता दीदी ने लिखी है। आ जाओ ज्योति। एक बार हाँ। और पास आओ। थैंक यू। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपन फिर मिलते ही रहेंगे, बात करेंगे। मतलब ये सारी चीज़ों को ना अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो जैसे चावल और दूध में आप शक्कर डालते हो तो दिखाई नहीं देती है ना, पर मीठी हो जाती है। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा को परंपरा की सारी चीज़ों में ऐसे डाल दिया गया है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है ना। तो बढ़िया, अपन एक बार नाश्ता करने चलते हैं, लेट हो गए हैं और बढ़िया से